बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। बधाई यहाँ कि आपने दो जगह जुडिशरी की एग्ज़ाम को पास किया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैडम से कि इनका दो जगह दो स्टेट में जुडिशरी एग्ज़ाम पास हुआ है, जज बनी हैं वेस्ट बंगाल और बिहार में। तो आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ये होने वाली है कि जब सफलता मिलती है तो छप्पर फाड़ के हमें मिलती है, और कई संघर्ष झेलने के बाद मैडम ने यहाँ तक पहुंची हैं मैडम। और पूरी संघर्ष की जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एस्पिरेंट के जीवन में 2-4 साल में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? तज़ीन बिनते वहीद। कैसा रहा मैडम जब रिजल्ट आया, क्या फील था उस समय रिजल्ट के समय पे? बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी, मैं ऐसे बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, क्योंकि आप तैयारी करते हो इतना और एक दिन में सब बदल जाता है, तो बहुत ओवरवेलमिंग थी वो फीलिंग। अच्छा। तो पहले जो रिजल्ट आया था वेस्ट बंगाल का आया, फिर इसके बाद बिहार का आया। जी। तो दोनों जगह हुआ है। तैयारी कैसे की है इसके लिए? कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहा है? खुद से तैयारी की या कोचिंग की थी मैंने पाहुजा लॉ अकेडमी। जी। और ऑब्वियसली आप कोचिंग ज्वाइन भी करिए, बट जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है। आपको कोचिंग वाले एक रोड मैप दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बट उस पे खरा उतरना तो आप ही को है। मैडम पूरी जर्नी के बारे में डिटेल से थोड़ा सा बताइए, शुरुआत से लेकर अभी रिजल्ट तक की क्या जर्नी रही आपकी? मैंने 2021 में ग्रेजुएशन किया था अपना लॉ का। उसके बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। लॉकडाउन के बाद ही एकदम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैंने 1 साल कोचिंग को दिया पूरा। उस टाइम पे मैंने एग्जाम्स अगर दिए भी हैं तो बहुत सीरियसली नहीं दिए हैं, मैं कोचिंग अपना पूरा करना चाहती थी। फिर जब मैंने कोचिंग कंप्लीट की, मेरी 2022 में कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं। मतलब जुडिशरी भी देती थी, एपीओ भी देती थी, और पीएसयू के अगर लीगल ऑफिसर की पोस्ट निकलती थी तो वो भी देती थी। तो मेरे प्रीलिम्स नहीं क्लियर होते थे। मतलब मैंने 10 से 12 प्रीलिम्स दिए होंगे आई गेस, और मेरे एक भी नहीं निकलते ही नहीं थे। 10 से 12 प्री दिए हैं? जी हाँ, मतलब सबके मिला के जुडिशरी आप एपीओ सब मिला के तो नहीं निकलते थे मेरे। और जब आप तीन स्टेप का एग्ज़ाम है ये, और जब आपका पहला स्टेप ही नहीं निकल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या आप वाकई में इस एग्ज़ाम के लिए बने हो, आपने कोई गलत राह तो नहीं चुन ली है, गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया है। ये सब मेरे दिमाग में भी आते थे, और मेंटली बहुत प्रेशर क्रिएट होता है उस वक्त। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत गलत चीज़ कर ली मैंने। बट मेरे टीचर अनुराग सर रहे हैं, मेरा भाई एक है तो गनी, तो वो लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं हो जाएगा तुमसे, तुम ट्राई करो, तुम क्यों नहीं मतलब पॉजिटिव रहो, इतना नेगेटिव नहीं होना है। तो फिर मैंने सोचा था कि 2024 मेरा लास्ट साल रहेगा, मैं उस साल तक मेहनत करती हूँ। अगर उस साल में नहीं निकलता है तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी। तो मैंने फिर 2023 से जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, में नहीं निकलते थे, तो उसी टाइम पे वेस्ट बंगाल जुडिशरी भी आया था एक, और मैं एकदम ही बहुत ज़्यादा मतलब होपफुल नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी पास रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। बट मैं बहुत अच्छे से मैंने एग्ज़ाम दिया कि ये तो मुझे करना ही है, ऐसे नहीं हो सकता, और गिव अप नहीं करना इतनी जल्दी। तो वेस्ट बंगाल वाज द फर्स्ट प्रीलिम्स जो मेरा निकला था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने बिहार भी दिया था, तो बिहार का सेकंड प्रीलिम्स निकला था मेरा। मेरे मेंस नहीं रुकते थे, क्योंकि मैं मेंस में बहुत मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं मेंस निकाल लूँगी। मेरा जो प्रॉब्लम थी मुझे प्रीलिम्स में आती थी, और वो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मैं MCQs बहुत नहीं लगाती थी और मॉक टेस्ट उतने नहीं देती थी जो कि लोगों को करना चाहिए। तो वो चीज़ मेरी लैकिंग थी। जब मैंने वो सुधारी तो फिर मेरा प्रीलिम्स निकले, और मेंस में मैं हमेशा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैं हमेशा से तैयारी मेंस की ही करती थी। अच्छा। तो मैं यही एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 3 टियर एग्जाम है, उसमें आप मेंस की तैयारी हमेशा रखिए, और जब प्रीलिम्स आए तो 1 महीने आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, फिर सब छोड़ के एकदम, क्योंकि प्रीलिम्स एक्यूरेसी टेस्ट करता है। आपने पीएलए का नाम लिया, तो पीएलए में आपने फाउंडेशन कोर्स लिया था? जी, फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन के समय क्या क्या, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए किस प्रकार से हेल्प मिली है? मेंस आंसर राइटिंग में मुझे हेल्प मिली थी, विजय सर ने, अनुराग सर ने मुझे पर्सनली बहुत गाइडेंस दी है। और जब मैं इन लोग को, ये लोग क्वेश्चंस देते हैं, उसके बाद आप आंसर लिख के, या तो आप इनको सामने से भी लिखा सकते हो, और यहाँ पे ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन स्कैन करके भी भेज सकते हो। तो
अगर आप बहुत दूर रहते हो तो आप वो भी एक फैसिलिटी आपको हो जाती है और फिर ये लोग चेक करके आपको देते हैं। तो विजय सर ने मुझे बहुत गाइड किया था उस टाइम पे, और अनुराग सर भी बहुत गाइड करती थी कि यहाँ पे ये कमी है, ये लिख सकती हो, ऐसे भी लिख सकती हो। तो मेंस में ना आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जितना आंसर लिखोगे और जितना आप कंसाइज लिखोगे, जितनी अच्छी फ्रेमिंग आप कर सकते हो, ये आपको बार बार आंसर राइटिंग से ही आएगी। और वो विजय सर ने और अनुराग सर ने मुझे बहुत अच्छे से बताई थी। तो ये मेंस का क्राइटेरिया होता है, और हैंड राइटिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए थोड़ी इसमें। अच्छा। तो उस तरीके से मुझे पीएलए ने काफ़ी हेल्प की थी। एटलीस्ट आपको पता होता है ना कि कैसे फ्रेमिंग करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेंस। अच्छा, जैसे ऑप्शनल की बात करते हैं, ऑप्शनल लिया आपने तो कैसे लिया और उसके लिए अलग से कैसे तैयारी की ऑप्शनल के लिए, जैसे उस वो बहुत मैटर रखता है ऑप्शनल। मेंस पूरा ही मैटर करता है और उसमें ऑप्शनल बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप कोई आपके पास बेसिकली चॉइस दी जा रही है वो चीज़ करने की जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और मेरिट लिस्ट में मेंस का बहुत रोल होता है, सब जानते हैं। सारे स्टेट्स में तो ऑप्शनल्स का सीन नहीं होता, बट मेरे वेस्ट बंगाल और बिहार जो मैंने दिए ना, उसमें ऑप्शनल्स का सीन था। तो ऑप्शनल मैं यही सजेस्ट करूंगी, वो चूज करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो, आपको लगे कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। लाइक पर्सनली मैंने जो ऑप्शनल्स लिए थे बिहार में भी और वेस्ट बंगाल में भी, मैंने वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ और लिमिटेशन लिया था। 3 ऑप्शनल होते हैं उसमें। मेरा फैमिली लॉ हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे फैमिली लॉ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मेरा वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने वो लिया। उसके बाद बिहार में भी ऑप्शनल मैंने फैमिली लॉ लिया था, और आई थिंक मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स और टीपीए एसआरए, ये वाला मैंने ऑप्शन लिया है। तो आपको ना जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो ना, आपको वही ऑप्शंस लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें ना मार्क्स नहीं मिलते, या वो वाला ऑप्शन लो जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। बिहार में ऐसा है कि लोग कहते हैं फैमिली लॉ में आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, कॉर्पोरेट लॉ में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अच्छा। बट मैंने फिर भी फैमिली लॉ ही लिया, तो मैं यही सजेशन दूंगी कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वही लीजिए। अच्छा, मेंस की जब आंसर राइटिंग करते थे आप, तो कब से की थी, और जब इसमें डाउट होता था तो कैसे इसको क्लियर किया जाता था, डाउट को सॉल्व किया जाता था? मेंस आंसर राइटिंग मैं करती थी, स्टार्टिंग से करती थी। मैं बहुत रेगुलर करती थी ये मैं नहीं कहूँगी, मतलब मैं ओकेजनली करती थी कि अब मुझे जैसे लग रहा है मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे मेंस लिखना चाहिए, तो मैं इसलिए अब उस टाइम पे उसकी आंसर राइटिंग करती थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं मेंस कर लूँगी, बट उसके बाद भी उसको पॉलिश करना था मुझे, तो मैं ओकेजनली उसकी आंसर राइटिंग करती थी। और जब मुझे कोई डाउट होता था तो मैंने कहा, जैसे विजय सर, अनुराग सर, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो ये लोग बोलते थे इसको ऐसे इन्हांस कर सकती हो, इसको ऐसे इन्हांस कर सकती हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कई बार होगा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत सिंपल होंगे, आपको बहुत कुछ आता होगा उसमें, बट टाइम कम है। बहुत टाइम कम है। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का होता है, 20 का होता है, कहीं कहीं 25 का भी होता है। तो आपको टाइम अलॉट होना चाहिए इसमें, कि 10 मार्क्स के लिए आप 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट से ज़्यादा आपको देना ही नहीं है। 15 मार्क्स में 15 मिनट दे रहे हैं, 20 मार्क्स में 20 मिनट का दे रहे हैं, आप इतना वो दे रहे हैं, और टोटल आपको मार्क्स भी पता होने चाहिए। जैसे अगर 200 मार्क्स का पेपर है मेंस में, तो आपका टाइम ही ग्रेजुअली कम हो जाएगा। 10 मार्क्स में आपको 8 मिनट देने होंगे, 15 मार्क्स में आपको 12 मिनट देने होंगे। अगर वही आपका टोटल कम है, जैसे 15 मतलब 150 मार्क्स का है, बिहार में 150 का था, तो मैं इसलिए हर जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता था उतने ही मैंने वो अलॉट कर रखा था टाइम। 10 मार्क्स का है तो 10 मिनट, 20 मार्क्स का तो 20 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है उसमें। आप सब नहीं लिख सकते, कंसाइज होके आपको जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करिए और उस हिसाब से लिखिए। अच्छा, जब भी आप कोचिंग नहीं आ पाते थे तो कैसे डाउट को पूछते थे? ये सुविधा थी यहाँ पे कि हम कोचिंग भी नहीं आ पा रहे हैं फिर भी डाउट को सॉल्व किया जा रहा है? हाँ, मेरा हाइब्रिड था, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था। यहाँ पे प्योर ऑनलाइन भी होता है, प्योर ऑफलाइन भी होता है, और हाइब्रिड भी होता है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो मेरा वही कोर्स था। तो अगर जैसे मैं नहीं कर पाई, तो यहाँ पे आप फैकल्टी तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर सकते हो, तो वो फैकल्टी से आपको कनेक्ट करवा के डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। और कई बार आप जैसे ईमेल की भी फैसिलिटी है, तो आप वो करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हो जाता था वो। अच्छा मैडम, जब मेंस हो जाता है फिर इसके बाद इंटरव्यू के लिए ये रहता है, पहली बार इंटरव्यू देना है, पहला इंटरव्यू होगा शायद आपका, तो उसके लिए कैसे तैयारी की, और खासकर वो डर जो कि पैनल में जाना है?
वो डर रहता है, वो चाहे कोई कितना भी कहे कि डर नहीं लगता, वो सब झूठ बोल रहे हैं। डर रहता ही है। आप अगर पहला इंटरव्यू दोगे, मुझे तो सेकंड इंटरव्यू में भी डर लगा था, क्योंकि आपके सामने जो लोग बैठे हैं वो अपनी फील्ड में बहुत बहुत बड़े लोग हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक IAS होता है वहाँ पर, तो आप के सामने बहुत बड़े लोग हैं, तो वो नेचुरल है, आपको डर लगना नेचुरल है। बट वही आर्ट है, आपको दिखाना नहीं है कि आपको डर लग रहा है, आपको बहुत ही काम रहना है, बहुत कंपोज्ड रहना है। और सबसे इसकी अच्छी जो ट्रिक होती है, जो मतलब मैंने सीखी और मेरे टीचर्स ने भी सजेस्ट की है, टेक अ पॉज बिफोर आंसरिंग। तो उससे क्या है ना कि आपकी जो नर्वसनेस है, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाती है, वो एकदम शो नहीं होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको नहीं आता है, आपने 3 सेकंड का पॉज लेकर आपने बोला सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो ये अच्छा इंप्रेशन जाता है उन पे, ये वो, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एटलीस्ट इसने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन सोचने का। अब ऑन द अदर हैंड कोई क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, आपको अगर वो आता है तो आपको एकदम से आंसर नहीं देना है, आपको फिर भी 2-3 सेकंड का पॉज लेके आंसर देना है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है। पहली तो ये आपकी घबराहट कम हो जाती है, दूसरी ये सामने वाले के पास अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप सोच समझ के जवाब देते हैं, तीसरा आप फ्रेम कर पाते हैं आंसर। तो ये एक ट्रिक है जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, टेक अ पॉज देन आंसर। अच्छा मैडम, फिर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के समय पे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आपने खुद बताया था कि उन्होंने खुद देखा था रिजल्ट को? मैंने खुद देखा था रिजल्ट, और मैं जब थी तो मैं यहाँ दिल्ली में थी, अपनी फैमिली के साथ नहीं थी, अपनी खाला के साथ थी। तो मैंने उनको बताया था, फिर सबको कॉल करके बताया था, तो रोने लगे थे वो लोग। उन लोग के लिए इतनी ओवरवेलमिंग बात थी ये, कि इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही है और अब फाइनली हो गया। और उन्होंने तो वो भी मंजर देखा है ना कि जब मेरे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहे थे, तो अब जब फाइनली वो टॉप रैंक देखते हैं कि एक तो क्लियर, ऊपर से टॉप रैंक लेकर आई, तो मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था ना ये। अच्छा, रैंक अपनी क्या रही मैडम? वेस्ट बंगाल में मेरी सेकंड रैंक थी और बिहार में मेरी 20th रैंक थी। जी, तो रैंक भी अच्छी मिली है आपको। अब मैडम, जब एक सामान्य एस्पिरेंट से आप रिजल्ट सुनते ही कि हम जज बन गए हैं, तो ये एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। आप कैसा लगता है और क्या सोचते हैं कि आप क्या करेंगे? कैसे उन आम लोगों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या करना चाहेंगी? थोड़ा अपने उसके बारे में। अभी तो मैं जॉइनिंग नहीं की है मैंने, जैसे जैसे मैं जॉइन करूँगी तो मुझे और जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलेंगी कैसे करनी है। बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर, और मैं अपना काम बहुत सिंसियरिटी से करूँ, ऑनेस्टी से करूँ। अगर मैं अपना काम अच्छे से करूँगी ना, तो इवेंचुअली लोगों की मदद होगी। लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं या कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, तो उसका असर पड़ता है दूसरी चीज़ों पर। बट अगर आप अपने काम के प्रति सिंसियर हैं और ऑनेस्ट है, तो इवेंचुअली आप लोगों की भी मदद कर पाते हैं, आप खुद भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और मतलब अच्छा रहता है सब कुछ। अच्छा मैडम, एक और सवाल ऐसा है कि जब एस्पिरेंट आते हैं, कोचिंगों की भरमार है, और पहूजा लॉ एकेडमी को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा आपके लिए? क्या आपने ऐसा देखा कि यहाँ पे एडमिशन लिया, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने अनुराग सर का डेमो देखा था CPC का। जो बच्चे देख रहे होंगे CPC का डेमो, उनको पता होगा। तो मैंने जैसे ही वो डेमो देखा था CPC का, आई वाज लाइक नहीं, मुझे करना है ये। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से समझाया था पूरा CPC को, 1 घंटे का लेक्चर था, बट बहुत अच्छे से समझाया था। तो मेरे लिए तो डेमो ही था मेन, जिस वजह से मैंने ये क्लास की, और अनुराग सर का ही डेमो था। तो दैट वाज माय मेन थिंग। कुछ 2-3 ऐसी बातें जो पॉइंटेड हों कि पहूजा लॉ एकेडमी में पढ़ने के बाद आपको लगा है कि हाँ, अच्छी जगह आए, सिलेक्शन तो हो ही गया आपका, एस्पिरेंट देखेंगे, तो क्या ऐसी पॉइंट अच्छे लगे यहाँ के? 2-3 पॉइंट जो आपने देखे हों। फैकल्टी जैसे कि मुझे बहुत पसंद है यहाँ की। मेरे जो 2 फेवरेट टीचर है, विजय सर और अनुराग सर, तो मुझे मतलब इन लोग ने बहुत हेल्प की है। अगर इन लोग का पर्सनल गाइडेंस नहीं होता तो शायद मैं नहीं हो पाती। तो एक फैकल्टी हो गई, और दूसरा इनका जो डिफरेंट मोड्स ये प्रोवाइड करते हैं, हाइब्रिड मोड प्रोवाइड करते हैं, तो उससे ना बहुत हेल्प मिल जाती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पर रहना है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई या कोई चीज़ आपको घर जाना पड़ा, तो आपकी क्लासेस मिस नहीं होंगी, आपका सब कुछ घर बैठे भी हो रहा है। तो वो एक चीज़ मैं कहूँगी बहुत मुझे अच्छी लगी उस टाइम पे। और यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज और वो सब भी रेगुलर देते रहते हैं। कोई अगर पर्टिकुलर स्टेट आया तो उसका पर्टिकुलर क्रैश कोर्स करवाएंगे और फिर उस हिसाब से गाइडेंस देंगे। वो चीज़ बहुत अच्छी है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने वो सबसे ज़्यादा अवेल किए हैं। कई बार मुझे होता था कि मैं नहीं कर पाती थी लेक्चर्स, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आपका जब मन है आप तब कर सकते हैं। अच्छा जी।
तो सभी के लिए अंतिम मैसेज क्या रहेगा, सभी एस्पिरेंट के लिए तैयारी जो करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी हो गई है, जिनने इंटरव्यू से भी बाहर हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? माइंड को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आई नो इट्स बहुत आसान है कहना ये, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, आपको अपना माइंड बहुत ही हेल्दी और बहुत ही काम रखना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है इस फील्ड में। बट अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो एक माइंड हेल्दी रखना है, और दूसरा आपको गिव अप नहीं करना है। जनरली लोगों को, इनफैक्ट मेरे भी आसपास लोग थे जिनका नहीं होता था सिलेक्शन, तो वो लोग गिव अप कर देते थे, उनको लगता था शायद ये चीज़ नहीं है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जब तक आपको नहीं लगता ना कि आपने 100% दिया है, तब तक आपको गिव अप करना ही नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी लगती थी कि मैं यहाँ लैक कर रही हूँ इसलिए नहीं निकल रहा है, यहाँ मैंने कमी कर दी इसलिए नहीं निकल रहा है। तो आपको भी यही सोचना है, आपको अपनी कमी पे काम करना है, और जब तक आपको लगे कि आप कर सकते हैं, आपको करनी है, आपको किसी की नहीं सुननी है। तो गिव अप आप मत करिए, और जुडिशरी के एग्ज़ाम में स्पेशली, और खैर बाकी एग्जाम्स में भी कंसिस्टेंट बहुत रहना होता है। आप वो कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। आपकी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आपने एक टाइम बनाया कि मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, तो कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना ही है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे एक टाइम तक, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, भले ही देर से मिले बट मिलेगा। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार जुडिशरी और वेस्ट बंगाल जुडिशरी में मैडम ने जज के तौर पे अपनी पोजीशन बनाई है और सिलेक्शन पाया है। पाहुजा लॉ अकेडमी का जैसे नाम उभरता देखने को मिल रहा है, पूरे भारत में नाम हो रहा है, जिस प्रकार से रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं उसी प्रकार की हम जानकारी देते रहते हैं। इसी प्रकार की जानकारी हर एक वीडियो में मिलती रहेगी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। नमस्कार।